गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। राधे राधे पुनीत। आज का पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? पुनीत, पेपर कैसा हुआ आज का कंप्यूटर उसका? पुनीत, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पुनीत, आज का परिचर्या का पेपर कैसा हुआ आप लोगों का? पुनीत कुमार, आप लोगों की ये जो क्लासेज चल रही है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की, इनको मैं यूट्यूब पे लेने का रीज़न है क्योंकि क्या होता है कि आप सभी बच्चे अभी एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त हैं, ठीक है। तो ऐप में यदि मैं क्लास लूँगा आप लोगों की तो क्या है कि कुछ बच्चे जुड़ते हैं और कुछ बच्चे नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, वो क्लास सेव नहीं हो पाती है। इसलिए क्या है, आपको यूट्यूब पर ये सारी क्लासेज जो हैं वो सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। इसलिए आप ये मत सोचना कि सर यूट्यूब पर क्यों क्लास ले रहे हैं, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर में। कंप्यूटर में हमने पेज नंबर 5 तक पढ़ लिया था। तो कंप्यूटर का जो ब्लॉक डायग्राम है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। आगे बात करते हैं। आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया क्या? इनपुट डिवाइस, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया क्या? पुनीत, समझ में आया कि नहीं आया? पुनीत कुमार, चलो आगे बात करते हैं। तो इनपुट यूनिट के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो लिखा है इनपुट यूनिट के अंदर वे सभी डिवाइस आते हैं जिनके द्वारा कंप्यूटर के अंदर डाटा इनपुट किए जाते हैं, मतलब जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। जैसा कि मैं आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो आप कंप्यूटर का फर्स्ट लेक्चर देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इनपुट यूनिट वो होती है जिसके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है। अब निर्देश किन किन चीज़ों के द्वारा देंगे हम? जैसे कीबोर्ड है, ठीक है। तो कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करके कंप्यूटर को निर्देश दे रहे हैं, ठीक है। कोई भी फाइल खोलनी है, ठीक है, कोई प्रिंट निकालनी है, तो अपन क्या दे रहे हैं? कीबोर्ड से निर्देश दे रहे हैं, ठीक है। जैसे स्कैनर है, तो स्कैनर पे अपन हार्ड कॉपी नहीं रखते, अब एक पेज रख देते हैं तो वो स्कैन हो जाता है, ठीक है। तो अपन क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कंप्यूटर को, ठीक है भाई, इसका प्रिंट निकालिए, ठीक है। माउस है, माइक्रोफोन होता है, ठीक है। माइक्रोफोन जो होता है, ठीक है, उससे अपन फ़ोन पे बातचीत वगैरह करने के ये काम में आता है माइक्रोफोन, ठीक है। माइक वगैरह अपन यूज़ लेते हैं ना, माइक वगैरह यूज़ में लेते हैं, जैसे मैंने अभी माइक यूज़ में ले रखा है, ठीक है। तो ये जो मेरा माइक है ये इनपुट डिवाइस की तरह काम करता है, इनपुट यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। चलो वेब कैमरा, अभी मेरे मोबाइल के अंदर जो कैमरा है, ठीक है, मेरे मोबाइल के अंदर जो कैमरा है वो भी एक इनपुट यूनिट की तरह ही काम कर रहा है, ठीक है। तो मेरे कैमरे की वजह से मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, ठीक है, जैसे अपन को मॉनिटर पर दिखाई देता है ऐसे ही मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर वीडियो चलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। जब कंप्यूटर में जाने, इसमें क्या होता है, जब कंप्यूटर में जाने से पहले डाटा मानव भाषा में होते हैं। इनपुट यूनिट में जाने के पश्चात इनपुट इंटरफेस मानव भाषा को बाइनरी भाषा में बदल, मैंने आपको बता रखा है इसके बारे में। क्या है, कौन सी भाषा है ये? बाइनरी भाषा है, ठीक है। कौन सी भाषा है ये? बाइनरी भाषा, ठीक है। ये कंप्यूटर की खुद की भाषा होती है, ठीक है। ये कौन सी भाषा होती है? कंप्यूटर की भाषा होती है,
ठीक है, किसकी भाषा होती है ये? कंप्यूटर की भाषा होती है। ठीक है, तो कंप्यूटर की जो भाषा होती है वो बाइनरी भाषा होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है? 0, 1 और इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह से ये कोडिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह की भाषा होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो आप थोड़ा सा, मैं अब आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, वो समझना। जैसे मान लो मैं अभी बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, जैसे ये मैं हूँ। ठीक है, ये मैं हूँ और ये आप लोग हो। ठीक है, ये आपके पास में आपका मोबाइल है। ठीक है, ये आपके पास में आपका मोबाइल है और ये मेरे पास में मेरा मोबाइल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हिंदी में शब्द बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर हिंदी में बोल रहा हूँ या इंग्लिश में जो भी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वो शब्द इस माइक्रोफोन के द्वारा, ठीक है, इस माइक्रोफोन के द्वारा या इस माइक के द्वारा किस में जा रहे हैं? मेरे मोबाइल में जा रहे हैं, मेरे कंप्यूटर में जा रहे हैं, जाते हैं। ठीक है, अब ये जो हिंदी के शब्द या जो भी भाषा मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आपसे बात करने के लिए, जैसे ही कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो इनकी भाषा बदल जाती है। ये शब्द है ना, इसमें चेंज हो जाते हैं, 0, 1, इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरह की जो बाइनरी भाषा होती है ना, इसमें चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो भाई, यहाँ से नेटवर्क जा रहा है। ठीक है, मेरे नेटवर्क से आपका नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ी है जो मैं जैसे बोल रहा हूँ, जैसे मेरी आवाज़ है, जैसे मेरे शब्द वैसे जाएंगे, नहीं। ये कंप्यूटर की एक अलग भाषा होती है। इस भाषा में क्या होगा? डेटा का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इस बाइनरी भाषा में क्या होगा? डेटा का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इस बाइनरी भाषा में क्या होता है? डेटा का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या है? ये मेरा माइक्रोफोन है। ठीक है, ये मेरा माइक्रोफोन है, ये मेरा मोबाइल की स्क्रीन है, ये इनपुट यूनिट है। ठीक है, अब मेरे मोबाइल ने या मेरे कंप्यूटर ने उसको किस में बदल दिया? बाइनरी भाषा में बदल दिया। ठीक है, अब वो नेटवर्क आपके पास में जाएगा, आपके मोबाइल में जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल में जाएगा, आपके मोबाइल की स्क्रीन में मेरी वीडियो दिखाई दे रही है। ठीक है, और फिर आपके मोबाइल का जो स्पीकर है, उस स्पीकर से शब्द निकल रहे बाहर। ठीक है, शब्द बाहर निकल रहे, मेरी आवाज़ बाहर निकल रही, मैं हिंदी में जो बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अब ये भाषा है ना, फिर से, ठीक है, अब ये बाइनरी भाषा है, ये फिर से किस में चेंज हो जाएगी? हिंदी में चेंज हो जाएगी। ठीक है, हिंदी या इंग्लिश जो भी मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, उसमें चेंज हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से जो बोल रहा हूँ, वो कंप्यूटर के अंदर जाते ही इस बाइनरी भाषा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में वो प्रोसेस होता है आगे। ठीक है, नेटवर्क के माध्यम से आपके पास में पहुँचेगी वो चीज़। ठीक है, और आपके मोबाइल में जो स्पीकर लगा हुआ है, तो उससे जो भाषा निकलेगी, ठीक है, तो वहाँ तक, आपके मोबाइल तक बाइनरी भाषा में वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही वो आपके मोबाइल में पहुँचेगी, ठीक है, तो पहुँचने के बाद में उस भाषा को मेरी भाषा में ही कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपको स्पीकर के माध्यम से जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो आपको वहाँ पर सुनाई दे जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे कंप्यूटर के अंदर भी होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि मैंने कोई प्रिंट निकालने के लिए कीबोर्ड का कोई बटन दबाया। ठीक है, प्रिंट निकालने के लिए कीबोर्ड का कोई बटन दबाया, तो वो जो निर्देश है ना, वो जो निर्देश है, वो निर्देश बाइनरी भाषा में बदल जाता है, क्योंकि कंप्यूटर को वही भाषा समझ में आती है। ठीक है, तो जिस इंसान को जो भाषा समझ में आएगी, हम उसी भाषा में ही तो बात करेंगे उससे। ठीक है, लेकिन हमें कंप्यूटर की भाषा आती नहीं है, तो अपन क्या करेंगे? इस कीबोर्ड का उपयोग करेंगे। ठीक है, इस कीबोर्ड का उपयोग करेंगे और कीबोर्ड के माध्यम से अपन किसी भी पेज है उसकी कॉपी वगैरह निकालने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। ठीक है, और उसका हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम आउटपुट यूनिट की। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट में क्या होता है? देखो, स्टोरेज यूनिट में उपस्थित डाटा
बाइनरी के अंदर होता है। आउटपुट यूनिट से पहले आउटपुट इंटरफेस उस बाइनरी लैंग्वेज को ह्यूमन भाषा में बदल देता है जो आउटपुट यूनिट के अंतर्गत मॉनिटर या प्रिंटर, ठीक है, या स्पीकर या प्लॉटर पर प्रदर्शित होता है। ठीक है, वही चीज़ है जो अभी मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो आपका मोबाइल किस तरह से काम कर रहा है, एक आउटपुट यूनिट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, मेरा मोबाइल किस तरह से कार्य कर रहा है, एक इनपुट यूनिट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में होता है। ठीक है, तो हम कीबोर्ड से कोई भी निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, तो वो बाइनरी भाषा में बदल जाता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे मान लो अपन ने कोई फाइल खोलनी है अपन को, ठीक है, कोई फाइल खोलनी है और उस फाइल में कुछ अपन को देखना है। ठीक है, तो अपन निर्देश देंगे कि साहब फाइल खोलिए, अपन कीबोर्ड पर बटन दबाएंगे, अपन निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में कीबोर्ड पर बटन दबाने के बाद में वो जो हमने जो निर्देश दिया है वो बाइनरी भाषा में चेंज हो जाएगा, वो सीपीयू के पास में जाएगा। ठीक है, अगर जो वो फाइल अगर हमारे स्टोरेज में पड़ा हुआ है, ठीक है, अगर वो फाइल हमारे स्टोरेज में पड़ा हुआ है तो वो स्टोरेज में से उसको निकाल के ढूंढ के देगा हमें। ठीक है, जो मॉनिटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो इस तरह से हम जो इनपुट दे रहे हैं उसको बाइनरी भाषा में बदल दिया जाता है। उसके बाद में वो जो बाइनरी भाषा है फिर से मानव भाषा में बदल जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखो, तो आउटपुट जो हमें दिखाई देता है कहाँ दिखाई देता है, हमारे मॉनिटर पे दिखाई देता है, हमारे प्रिंटर पे दिखाई देता है। अगर हमने किसी चीज़ की प्रिंट लेनी है तो पहले अपन क्या करेंगे, कीबोर्ड का उपयोग करके उस फाइल को ढूंढेंगे जिसकी हमें प्रिंट निकालनी है। तो कंप्यूटर में हम फाइल को ढूंढेंगे, पेज को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तभी तो जाके प्रिंट आएगा। ठीक है, तो अपन को जो हार्ड कॉपी मिल रही है, पेज पर प्रिंट में हो रहा है, वो क्या है, आउटपुट ही तो है। ठीक है, तो कीबोर्ड के द्वारा हमने निर्देश दिया, इनपुट दिया, और प्रिंटर के द्वारा हमें वो प्रिंट मिल रहा है, वो आउटपुट मिल रहा है। ठीक है, चलो स्पीकर है, स्पीकर में जैसे मान लो हम गाने चला रहे हैं स्पीकर में, ठीक है, तो हमें आउटपुट मिल रहा है ना। ठीक है, ऐसे ही प्लॉटर होता है। ठीक है, चलो स्टोरेज यूनिट में क्या होता है कि हम हमारी फाइलों को, ठीक है, हमारा जो भी डेटा है उसको संग्रहित करके रख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहले के टाइम पर, आज से आप 5-10 साल पहले मेमोरी कार्ड आते थे, मेमोरी कार्ड में अपन स्टोरेज करते थे ना, ऐसे ही सीपीयू के अंदर भी स्टोरेज करने की क्षमता होती है डेटा को। ठीक है, आजकल तो मोबाइल में मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत नहीं आती, इंटरनल मेमोरी ही इतनी ज़्यादा आ जाती है कि मेमोरी कार्ड लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, तो मोबाइल के अंदर ही इंटरनल मेमोरी होती है। तो इनपुट यूनिट के द्वारा प्राप्त डाटा इनपुट इंटरफेस के पश्चात स्टोरेज यूनिट के अंदर स्टोर रहता है। ठीक है, चलो स्टोरेज यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसके अंदर डाटा लंबे समय तक नहीं रहता है। ठीक है, आउटपुट यूनिट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। मतलब भाई कोई भी चीज़ स्टोरेज यूनिट में पड़ी हुई है, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल है, आपके मोबाइल में कोई फाइल अगर पड़ी हुई है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आपका जो कीबोर्ड है, ठीक है, आपके ये मोबाइल में जो बटन होते हैं उससे निर्देश दोगे, वो फाइल खोलोगे। ठीक है, तो स्टोरेज में यानी इंटरनल मेमोरी में जो फाइल पड़ी हुई है उसको आप खोल के देख सकते हो, उसे पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आपका मोबाइल एक तरह से कंप्यूटर ही तो है, और क्या है। तो अर्थात स्टोरेज आने वाले डाटा का भी स्वागत करता है और जाने वाले डाटा का भी स्वागत करता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है वो गणित से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उनको सुलझाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, यदि हम इनपुट में कोई ऐसी समस्या डालते हैं जो गणित या लॉजिकल से संबंधित है तो वह समस्या स्टोरेज यूनिट में जाने के बाद में कहाँ जाती है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाती है। ठीक है, यह यूनिट गणितीय समस्याओं का समाधान करके उसका रिजल्ट पुनः स्टोरेज यूनिट में भेज देता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है सिस्टम। सबसे पहले तो हमने इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट देने के बाद में वो कहाँ जाएगा, स्टोरेज यूनिट में जाएगा, और स्टोरेज यूनिट से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो वो समस्या अगर गणित की है, ठीक है, अगर मान लो वो समस्या अगर गणित की है तो स्टोरेज से कहाँ जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा। ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट से फिर से स्टोरेज में आएगा। ठीक है, अगर समस्या गणित की है तो,
गणित की अगर समस्या है तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाएगा, फिर वापस स्टोरेज में आएगा और उसके बाद में हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, ये अंतर होता है केवल छोटा सा। ठीक है, एक होता है कंट्रोल यूनिट जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, तो सभी यूनिटों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, तो यह इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इन सब के कार्यों की देखरेख जो होती है वो कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कंप्यूटर की मेमोरी। तो कंप्यूटर की जो मेमोरी जो होती है, जैसे हमारे मोबाइल की मेमोरी होती है उसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर भी मेमोरी होती है। ठीक है, तो इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी दो तरह की मेमोरी दे रखी है। तो प्राइमरी मेमोरी तो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जैसे मोबाइल के अंदर इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, उसी तरह से ये प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के अंदर ही होती है। इसके अलावा जो सेकेंडरी मेमोरी जो होती है उसको हम बाहर से लगाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पहले वो आती थी पेन ड्राइव, आती थी ना पेन ड्राइव। ठीक है, पेन ड्राइव आती थी, सीडी आती थी। ठीक है, सीडी भी आती थी। इसके अलावा मेमोरी कार्ड वगैरह होते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं? सेकेंडरी मेमोरी में आती थी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम रैम की। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें सूचनाओं को लिखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। ठीक है, ये अस्थायी होती है। ठीक है, रैम में जो सूचना संग्रहित होती है वो अस्थायी होती है। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, अर्थात इसमें सूचनाएं तब तक संचित रहती है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ किया ये जो सूचनाएं हैं वो यहाँ से गायब हो जाती है। ठीक है, जैसे होता है ना कोई भी फंक्शन जैसे अपन चला रहे हैं मोबाइल के अंदर। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अपन मोबाइल के अंदर चला रहे हैं तो मोबाइल को ऑफ करते ही वो फंक्शन बंद हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो ये दो तरह की होती है, स्टैटिक और डायनेमिक। आपकी बुक में डिटेल में नहीं लिखा हुआ है इसलिए आपको यही पढ़ना है। आगे दे रखा है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, इसमें सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। ठीक है, रैंडम मैसेज में क्या है? सूचनाओं को लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। और रोम यानी रीड ओनली मेमोरी में हम सूचनाओं को केवल पढ़ सकते हैं। यह स्थायी मेमोरी है, इसे हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपकी मेमोरी के अंदर कोई फाइल है। ठीक है, तो फाइल डिलीट थोड़ी होगी, मोबाइल को ऑफ कर दोगे या कंप्यूटर को ऑफ कर दोगे फिर भी फाइल तो रहेगी ना मोबाइल के अंदर, वो वाली बात है। तो इसमें सूचनाएं तब तक रहती है, अर्थात इसमें सूचनाएं तब भी रहती है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। ये दो तरह की होती है, एक तो होती है प्रोम और एक होती है एप्रोम। ठीक है, तो प्रोम की फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, प्रोम एक ऐसी ब्लैंक रोम होती है जिसमें आवश्यकता होने पर विशेष उपकरण के द्वारा प्रोग्राम संग्रहित की जा सकती है, जैसे अपना मेमोरी कार्ड। ठीक है, अपना मेमोरी कार्ड या अपने कंप्यूटर की यानी अपने मोबाइल की ऐसे समझो आप कंप्यूटर की खुद की इंटरनल मेमोरी या हमारे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी। ठीक है, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम संग्रहित कर सकते हैं ना बाहर से। ठीक है, जैसे अपन ने कोई भी फाइल गूगल से डाउनलोड करी है। ठीक है, तो वो जो फाइल है वो हमारे इंटरनल मेमोरी में डाउनलोड होती है, तो संग्रहित होती है। एक बार संग्रहित होने के बाद उसे मिटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, दूसरी होती है एप्रोम। एप्रोम में क्या होता है? इरेजेबल होती है। ठीक है, इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब आप नया नया मोबाइल खरीद के लाते हो तो उसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनको हम डिलीट नहीं कर पाते हैं, जैसे यूट्यूब है, नेटफ्लिक्स है। ठीक है, कई ऐसी एप्लीकेशन होती है ना, जैसे गूगल प्ले स्टोर वगैरह है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती है वो कहाँ सेव रहती है? वो इसी एप्रोम में, इसी प्रोम में सेव रहती है, तो अपन उनको डिलीट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, जबकि हम मोबाइल खरीदने के बाद में उसको चालू करने के बाद में जो जो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उन एप्लीकेशन को अपन खुद भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस में सेव होती है? वो सेव होती है एप्रोम में। ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यह प्रोम की ही समान है, लेकिन इसमें संग्रहित जो प्रोग्रामिंग है उसको हम परावैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में ही मिटा सकते हैं। ठीक है, अतः उन्हें पुनः संग्रहित किया जा सकता है, मतलब वो डिलीट तो हो जाती है लेकिन अपन उनको फिर से रीस्टोर करने की भी सुविधा रहती है। ठीक है, नई तकनीक के एप्रोम भी होते हैं, जैसे विद्युतीय विधि से मिटाए जा सकने वाले एक्सप्रोम। ठीक है, क्या होता है ये एक्सप्रोम? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इतनी सी बात है, ये आपके चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये।
ठीक है, ये शुरू के और एंड के जो चैप्टर है ना, उन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। ठीक है, चलो अगले चैप्टर पे आ जाते हैं अब। तो इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट फिर से आ गई है, तो फिर से देख लेते हैं इनको। तो इनपुट यूनिट इसके द्वारा मानव भाषा में कोई भी डाटा या सूचना इंटरफेस की सहायता से बाइनरी में बदलती है, जो स्टोरेज यूनिट में जाकर स्टोर हो जाती है। ये पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। ठीक है, ऐसे आउटपुट होता है। तो ठीक इसी प्रकार आउटपुट डिवाइस बाइनरी मशीन लैंग्वेज से मानव भाषा में परिवर्तित कर देता है, जो मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है या स्पीकर से हमें सुनाई देता है या प्रिंटर से प्रिंट होता है। ठीक है, ऐसी स्टोरेज है, तो स्टोरेज के अंदर हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो डाटा है, उसे सेव हम उसमें रख सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आएंगे देखो। स्टोरेज में फ्लॉपी डिस्क है, पहले फ्लॉपी डिस्क आती थी, फ्लॉपी डिस्क बोल दो या ड्राइव बोल दो। मैग्नेटिक डिस्क भी आती थी, मैग्नेटिक सीडी ड्राइव आती थी ना, सीडी डीवीडी वगैरह आती थी ना पहले। ठीक है, पेन ड्राइव आती थी, जिप ड्राइव आती थी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम अलग अलग प्रकार के जो इनपुट डिवाइस है उनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। ठीक है, चलो तो इनपुट डिवाइस में क्या दे रखा है देखो। सबसे पहले दे रखा है कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप सबको पता है, जो CUI यानी कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, इसके द्वारा टेक्स्ट संबंधी, टेक्स्ट यानी अपन जो टाइप करते हैं ना, शब्दों को अपन टाइप करते हैं उसे टेक्स्ट बोलते हैं। टेक्स्ट मैसेज आता है ना आपके मोबाइल में, जो सिम पे जो मैसेज आता है वो टेक्स्ट मैसेज ही होता है। ठीक है, तो टेक्स्ट संबंधी सामग्री कंप्यूटर में डाली जाती है। इसमें F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की होती है, 12 फंक्शन की होती है। देखा होगा आपने कीबोर्ड सबने। इसके अलावा अल्फा न्यूमेरिक की होती है इसके अंदर। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक की भी होती है इसके अंदर। ठीक है, ABCD वाली न्यूमेरिक की होती है 1 से लेकर 10 तक। स्पेशल की होती है, कंट्रोल, अल्टर, स्पेस बार, शिफ्ट की। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती है, एंटर की वगैरह होती है। ठीक है, तो इनका यूज़र अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका उपयोग करता है। ठीक है, एक साधारण सी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, चलो कीबोर्ड के अलग अलग प्रकार, जैसे साधारण कंप्यूटर, मल्टीमीडिया कीबोर्ड और कॉर्डलेस कीबोर्ड। ठीक है, कॉर्डलेस मतलब बिना उसका तार वाला। ठीक है, चलो माउस वाला, माउस की बात करते हैं। तो माउस में क्या है, ये कॉर्डलेस होता है। ठीक है, GUI सिद्धांत पर काम करता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस पे कार्य करता है। जबकि कीबोर्ड जो होता है वो कैरेक्टर यानी कैरेक्टर क्या होते हैं, शब्द जो होते हैं। ठीक है, अपन जो टाइप करते हैं कैरेक्टर। ठीक है, और जो माउस जो होता है वो ग्राफिक्स पे काम करता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस होता है ये। साधारण माउस में 2 प्रकार की की होती है, 2 प्रकार के बटन होते हैं ना, उंगली से अपन लगाते हैं, एक तरफ राइट और एक तरफ लेफ्ट की होती है। ठीक है, लेफ्ट की 2 सिद्धांत पर कार्य करती है। अगर लेफ्ट वाली की पर हम लेफ्ट वाला जो बटन उस पर एक बार क्लिक करेंगे तो जो प्रोग्राम हम खोलना चाह रहे हैं वो सेलेक्ट हो जाएगा, और डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है, तो वो प्रोग्राम जो हमने सेलेक्ट किया है वो खुल जाएगा। ठीक है, माउस को माउस पैड पर रखकर लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे घुमाया जाता है। इससे मॉनिटर के डेस्कटॉप पर उपस्थित जो पॉइंटर जो होता है, देखा होगा आपने, मॉनिटर के ऊपर जो पॉइंटर जो होता है वो मूव करता है जब अपन माउस को घुमाते हैं जब। ठीक है, ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, साधारण है, स्क्रॉल है, ऑप्टिकल है, कॉर्डलेस है। ठीक है, इनके एग्जाम्पल, इनके जो प्रकार है ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं स्कैनर की द्वारा, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को स्कैन करके उसका प्रिंट ले सकते हैं। ठीक है, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी अपने पास में मान लो कोई हार्ड कॉपी है, ठीक है, कोई पेज है अपने पास में, तो अपन को मोबाइल में उसकी PDF बनानी है या कंप्यूटर में उसकी PDF बनानी है, तो उसको अपन स्कैन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा हम टेक्स्ट सामग्री को भी स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे फ़ोटो स्कैन करके कंप्यूटर में डालना, टेक्स्ट किए गए डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डालना। ठीक है, टेक्स्ट करके मतलब उसको अपन टाइप करके किसी पेज में अपन ने उतार दिया मान लो, ठीक है, और अपन उसको स्कैन करके अपने कंप्यूटर में डाल रहे हैं। इसमें एक कैमरा लगा होता है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा पूरे पेज को स्कैन कर, आपने देखा होगा ना,
जैसे वो जेरोक्स की मशीन होती है, उसमें एक लाइट सी जलती है जब उसकी जेरोक्स होती है जब, ठीक है। तो ऐसे ही स्कैनर में लगा रहता है, लेकिन स्कैनर में अपन को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। एक होता है माइक्रोफोन, ठीक है। माइक्रोफोन की सहायता से हम हमारी ऑडियो को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, ठीक है। माइक जो होता है, ठीक है, ये माइक ही दे रखा है जिसे हम स्पीकर पर सुन सकते हैं, ठीक है। तो होता है ना, जैसे जागरण वगैरह होते हैं तो उनमें माइक होता है, ठीक है, सामने स्पीकर लगा रहता है तो बोलता वो माइक में सुनाई देता है उसको स्पीकर में, ठीक है। एक होता है वेब कैमरा। वेब कैमरा द्वारा हम हिलती डुलती फिल्म यानी मूवी क्लिप को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं, जैसे हम मॉनिटर पर देख सकते हैं, ठीक है। आजकल वेब कैमरा का उपयोग किस में किया जाता है? ऑनलाइन बातचीत करने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलो, अपने मोबाइल के अंदर जो कैमरा होता है वो वेब कैमरा ही होता है, ठीक है। चलो, एक होता है OMR। OMR तो आपको सबको पता होगा, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। तो जितनी भी आजकल जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है उसमें OMR सीट को अपन भरते हैं, ठीक है। जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होती है उसमें OMR को भरकर अपन जमा करा देते हैं, फिर उस OMR को चेक करने के लिए अलग से कंप्यूटर का एक सिस्टम होता है, ठीक है। तो OMR को क्या कर देते हैं, उस सिस्टम में डाल देते हैं, और कंप्यूटर क्या करता है, उनको चेक करता है। उसमें पहले से ही सारे आंसर फीड होते हैं कि इस OMR में, ठीक है, पैटर्न डाल देते हैं कि भाई ये पैटर्न है और इसका इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि भाई जो सही आंसर होगा तो 4 में से 1 गोले पे आप गोला, मतलब वो पेन से गोला कर दो, ठीक है, उसको गहरा कर दो, ठीक है। तो वो जो मशीन है वो उसी को ही चेक करती है, ठीक है, उसी से ही पता लगाती है कि भाई कौन सा 4 ऑप्शनों में से किस पे गहरा रंग हो रखा है, ठीक है। OMR सीट का उपयोग कंपटीशन एग्जाम में किया जाता है। इस सीट का उपयोग करके OMR मशीन में करके मार्क्स की गणना यानी इसकी गणना की जाती है। किसकी गणना की जाती है? नंबरों की, यानी मार्क्स की गणना की जाती है। हेलो जगदीश बैरवा, बेटा कहाँ से हो आप? जगदीश बैरवा कहाँ से हो, कौन से कॉलेज से हो आप? जगदीश बैरवा। एक होता है अपने OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इस मशीन का उपयोग क्रेडिट कार्ड में लिखे डिजिट को पढ़ने में किया जाता है। अपने क्रेडिट कार्ड होता है ना अपने पास में, तो क्रेडिट कार्ड में क्या है कि नंबर लिखा रहता है, ठीक है, जो कोड वर्ड लिखा रहता है उसे रीड करने के लिए, ठीक है, OCR, ठीक है। तो इसका उपयोग बैंकों में करते हैं, ठीक है। एक होता है MICR, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर। इसका उपयोग भी बैंक में चेक वगैरह जो होता है, आपने चेक देखा होगा, चेक पे नंबर लिखे हुए रहते हैं, ठीक है, तो उनको जांच करने के लिए होता है वो, ठीक है। तो बैंकों का यूज है ये सारा, ठीक है। तो एक विशेष चुंबकीय स्याही के द्वारा वो जो नंबर होते हैं बैंक के, ठीक है, यानी जो चेक नंबर जो होता है वो अलग प्रकार की स्याही से, चुंबकीय स्याही से वो नंबर लिखा जाता है, जिसको रीड करने के लिए MICR मशीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। एक होता है जॉयस्टिक। आपने वीडियो गेम वगैरह खेले होंगे तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है, तो वीडियो गेम में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलो, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के आउटपुट डिवाइस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो अब अपन आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होती है। तो लिखा है, सबसे पहले दे रखा है मॉनिटर, जिससे आप सबको पता है मॉनिटर के बारे में। हम कंप्यूटर की संपूर्ण क्रिया के पश्चात प्राप्त निर्देशों को मॉनिटर पर ही देखते हैं, ठीक है। मतलब अपन ने जो भी काम किया है, जो भी अपन काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ दिखाई देती है? वो सारी चीज़ें अपन को मॉनिटर पे तो दिखाई देती है, ठीक है। अपन कीबोर्ड में कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अपन उल्टा सीधा कुछ भी दबा दिया मान लो कीबोर्ड पे या माउस पे, कुछ भी उल्टा सीधा दबा दिया तो वो नज़र कहाँ आएगा आपको? उसका आउटपुट कहाँ मिलेगा आपको? मॉनिटर पे ही तो मिलेगा। इस प्रकार से आउटपुट डिवाइस है। इसके 2 वर्ग होते हैं, 2 वर्ग दे रखे हैं। तो होता है मोनोक्रोन कंप्यूटर, ये स्पेलिंग गलत लिख रही है इसकी, CRONE होती है इसकी स्पेलिंग, ठीक है। तो 2 प्रकार के मॉनिटर दे रखे हैं यहाँ पर, मोनोक्रोन और कलर मॉनिटर, ठीक है। तो मोनोक्रोन मॉनिटर जो होते हैं ब्लैक एंड वाइट होते हैं, आजकल तो कलर ही आते हैं। एक होता है कलर मॉनिटर, ठीक है, जिसमें 3 इलेक्ट्रोड लगे रहते हैं और RGB यानी रेड, ग्रीन और ब्लू कलर जो होता है, RCB नहीं है, RCB नहीं है कहीं आप लोग RCB सुन रहे हो, ठीक है, RGB है, ठीक है, रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है। इस सिद्धांत पर ये कार्य करती है, ठीक है। तो इन 3 कलरों से ही सारे कलर बन जाते हैं, ठीक है।
चलो, मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी को रिप्रेजेंट करता है जबकि प्रिंटर हार्ड कॉपी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो, समझो थोड़ी सी बात को। अपन आपके मोबाइल में जो भी पीडीएफ देख रहे होते हैं, जैसे आप कंप्यूटर में देख रहे हो या मोबाइल में देख रहे हो, जो भी आपको फाइल जो दिखाई दे रही है, जो भी पीडीएफ जो होती है, वो उसे हम क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और उस सॉफ्ट कॉपी को आप केवल देख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसे छू नहीं सकते आप, ठीक है। लेकिन जो हार्ड कॉपी जो होती है, ठीक है, हार्ड कॉपी में अपन क्या करेंगे? उस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लेंगे पेज पर, ठीक है। हार्ड कॉपी क्या है? उस पीडीएफ यानी उस सॉफ्ट कॉपी का अपन ने पेज पर प्रिंट निकलवा लिया है, ठीक है, तो वो क्या है? हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी को हम पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये होगी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी। चलो, अगली बात करते हैं हम प्रिंटर की, ठीक है, जिसके द्वारा प्रिंट देते हैं, ठीक है। ये भी दो तरह का होता है, एक तो होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रिंटर में रिबन का उपयोग किया जाता है। और ये कौन कौन से होते हैं? डेजी व्हील प्रिंटर, और एक होता है डीएमपी प्रिंटर। डीएमपी की फुल फॉर्म लिख लेना बेटा, डीएमपी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी, ठीक है। चलो, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें रिबन का उपयोग नहीं होता, जैसे लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर है, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। चलो, एक होता है प्लॉटर। तो प्लॉटर भी दो तरह के होते हैं। प्लॉटर में क्या है? प्लॉटर यानी प्लॉट से समझो इसको। मकान के नक्शे मानचित्र का प्रिंट निकालने के लिए प्लॉटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें अलग अलग प्रकार के पेन लगे रहते हैं, वही पेन कागज़ पर डिज़ाइन बनाते हैं। जितने पेन ज़्यादा होंगे प्लॉटर की कीमत उतनी ज़्यादा होगी। दो प्रकार के होते हैं, ड्रम और फ्लैट। ड्रम में क्या करते हैं अपन? मकान के नक्शे आदि का प्रिंट निकालने के लिए ड्रम प्लॉटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। जबकि फ्लैट में क्या करते हैं? फ्लैट का उपयोग किस में करते हैं? एसटीडी बूथ आजकल तो बंद हो गए हैं, ठीक है। अपन ने बोल होता ना, लाल वाला डब्बा होता था एक, ठीक है, एसटीडी के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही अपन ने फ़ोन किया, फ़ोन काटा, तुरंत वो निकल के आता था बिल अपने पास में, ठीक है। तो वो कौन सी मशीन है? वो फ्लैट प्लॉटर है वो, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं अपन स्पीकर की। तो स्पीकर वही आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम आवाज़ को सुन सकते हैं, ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं अपन डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, यानी अलग अलग टाइप के इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में अपन बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो दे रखे हैं, डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स, ठीक है, लाइन प्रिंटर, चेन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल दे रखे हैं इम्पैक्ट प्रिंटरों के। इसके अलावा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन से दे रखे हैं? इंजेक्ट और लेजर प्रिंटर दे रखे हैं, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले दे रखा है डेजी व्हील, ठीक है। इसकी आकृति डेजी के फूल की तरह होती है, इसलिए इसे हम डेजी व्हील प्रिंटर कहते हैं। इसमें रिबन का उपयोग होता है, इतनी सी बात ध्यान रखनी। डॉट मैट्रिक्स में क्या है? इसमें डॉट डॉट करके प्रिंट होता है, ठीक है। आपने अगर देखा हो तो आप अगर कभी वहाँ गए हो, अपने कभी कोर्ट में गए हो, ठीक है, अदालत में आप कभी गए हो, तो वहाँ पर एक प्रिंटर रहता है, तो उस पर वो टाइप करने वाला बैठा रहता है, ठीक है। तो वो ऐसे झट टाइप करता रहता है वो, ठीक है। तो वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं? डॉट 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 से होते हैं, ठीक है। तो उन डॉट की सहायता से क्या होता है? वो प्रिंट, मतलब उसको अपन प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। इसमें रिबन का उपयोग होता है, इसका उपयोग सरकारी विभागों में होता है। इसमें एक एक कैरेक्टर को अलग अलग से प्रिंट किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डॉट मैट्रिक्स। अब है एक लाइन प्रिंटर, ठीक है। इस प्रिंटर में एक लाइन को, पूरी एक लाइन को एक बार में ही प्रिंट किया जाता है, ठीक है, जिस पर सारे कैरेक्टर लगे रहते हैं, ठीक है। एक होता है चेन प्रिंटर, ठीक है। इस प्रिंटर के अंतर्गत चेन का उपयोग किया जाता है, जिस पर सारे कैरेक्टर छपे हुए रहते हैं। इस प्रिंटर के द्वारा हम पेज की प्रिंट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, ये थोड़ा मॉडर्न है चेन प्रिंटर। चलो, अब बात करते हैं हम ड्रम प्रिंटर की।
तो ड्रम प्रिंटर, इसके अंदर एक ड्रम लगा रहता है जिस पर सभी कैरेक्टर छपे होते हैं। इस ड्रम की सहायता से हम पेज पर प्रिंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो शुरू के ये जो दे रखे हैं ना दो वाले, डेजी और डॉट मैट्रिक्स, ये आउटडेटेड है। ठीक है, जबकि लाइन चेन और ड्रम प्रिंटर, इनकी अपन प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनके अंदर रिबन का उपयोग नहीं होता है, क्रिस्टल स्याही या कार्टेज का उपयोग नहीं होता है। इस कैटेगरी के अंदर इंजेक्ट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर आते हैं। अब देखो क्या दे रखा है, इंजेक्ट प्रिंटर में क्या है, इस प्रिंटर में इंक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रिंटर में कार्टेज लगी होती है और यह कार्टेज विशेष प्रकार की क्रिस्टल स्याही से भरी रहती है। ठीक है, जब कंप्यूटर से प्रिंट दिया जाता है तो कार्टेज द्वारा नोजल से स्याही बौछार, स्याही की जो बौछार है वो पेज पर होती है, जिससे पेज पर प्रिंट आता है। देखो कहने का मतलब ये है कि जो इंजेक्ट प्रिंटर है उसमें इंक जेक्ट मतलब इसमें इंक भरी रहती है, यानी स्याही भरी रहती है। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट भी निकलते हैं और कलर भी पेज इनसे निकलते हैं। ठीक है, एक होता है लेजर प्रिंटर, इसमें अपन लेजर का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न दर्पणों से होती हुई पेज पर गिरती है कौन, लेजर रेज होती है ना, आपने देखा होगा लेजर रेज जो होती है। ठीक है, विभिन्न दर्पण यानी विभिन्न प्रकार के लेंस लगे रहते हैं, तो उनसे निकलकर ये हमारे पेज पर पड़ती है और कॉर्टेज के अंदर मौजूद स्याही सूखी होती है, पेज के ऊपर गिरती है और पेज पर एक हीट कंडीशन के द्वारा प्रिंट होता है। यह प्रिंट पेज पर कुछ भीतर तक प्रिंट होता है। इस प्रिंट के अंतर्गत सुविधा ये होती है, इसके द्वारा प्रिंट किए गए पेज पर यदि पानी भी गिर जाता है तो स्याही फैलती नहीं, जबकि इंजेक्ट प्रिंटर यानी इसमें तो किसका उपयोग किया जा रहा था, इंजेक्ट में तो स्याही का उपयोग किया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं हम, सूखी स्याही का उपयोग कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका अगर गीला भी अगर हो जाता है ना तो ये ख़राब नहीं होता है। ठीक है, आपने देखा होगा जो कैसे बताऊँ आप लोगों में, कुछ स्पेशल जैसे किसी की डिग्री वगैरह अगर आपने देखी हो, किसी की डिग्री देखी हो, तो उस डिग्री के जो कैरेक्टर जो होते हैं, जैसे अपनी बुक में ये जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं ये अलग सिस्टम है इनका। ठीक है, लेकिन किसी की डिग्री पर यानी कोई विशेष चीज़ होती है, किसी को कोई उपाधि मिली है तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है ना, उस पर इस तरह के लेजर प्रिंटर से कार्य किया जाता है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की। अगला चैप्टर पे आ जाओ। एक सेकंड में बेटा पानी पी के आता हूँ। देखो प्राइमरी मेमोरी के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो स्टोरेज यूनिट जो होती है, ठीक है, स्टोरेज यूनिट में अपन रैम रोम के बारे में, एप्रोम वगैरह के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की। ठीक है, तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो होती है ना, ये जैसे अपना CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, जिप ड्राइव होता है, ठीक है, फ्लॉपी वगैरह होती है। ठीक है, इनके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, पहले कैसेट आती थी जिसमें अपन गाने भरवाते थे। एक तो बड़ा वाला VCR आता था, आपने देखा हो तो इतनी बड़ी वो आती थी, इतनी बड़ी कैसेट आती थी, एक देखा होगा आपने, जिसमें मूवी वगैरह देखते थे पहले के ज़माने में। और एक इतना बड़ा सा TV आता था और एक इतना बड़ा सा वो आता था VCR। ठीक है, सारी बड़ी बड़ी चीज़ें आती थी पहले। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे चीज़ों का आकार छोटा होता गया। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इनके अभी हम आगे पढ़ेंगे इनके बारे में।
देखो भाई, तो ये ऐसी चीज़ें होती है, सेकेंडरी डिवाइस ऐसी होती है जिनको हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। जैसे CD है, DVD है, इनको हम एक जगह से दूसरी जगह, पेन ड्राइव वगैरह है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम CD की। CD रोम लेज़र के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। अपन पहले आपने देखा होगा CD प्लेयर आता था, पहले DVD प्लेयर भी आता था, CD प्लेयर भी आता था, ठीक है। तो एक गोल सी डिस्क आती थी, ठीक है, उस पर एक अलग ही सतरंगी कलर थे रहते थे उस पर, ठीक है। तो जैसे ही अपन उसको CD के अंदर, CD प्लेयर के अंदर लगाते थे तो एक लेज़र लाइट निकलती थी, आपने देखा हो तो, ठीक है। तो लेज़र लाइट निकलती थी, वो लेज़र लाइट पड़ती थी अपने CD के ऊपर, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि हमें जो भी गाने हैं, जो भी मूवी है, वो सारी चीज़ें हमें हमारी टीवी पर दिखाई देती थी, ठीक है। चलो, लेज़र सिद्धांत पर काम करता है, इस आधार पर CD को पढ़ा जा सकता है, यानी लेज़र सिद्धांत के आधार पर जो CD है उसको पढ़ा जा सकता है। इसमें गाने, टेक्स्ट संबंधित डॉक्यूमेंट, फोटो, सॉफ्टवेयर आदि कंप्यूटर में लोड कर सकते हैं, ठीक है। होता था ना पहले, लगाते थे अपन, आजकल गेम की भी CD उपलब्ध है। इसमें एक लेज़र आई होती है जो लेज़र बीम द्वारा CD को रीड करती है, ठीक है। एक लेज़र बीम पड़ती है, ठीक है। तो CD के ऊपर लेज़र बीम पड़ती है, घूमती रहती है CD अंदर, आपने देखा होगा, ठीक है। और जिनके अंदर ढक्कन नहीं लगे रहते थे, ठीक है, जिनके अंदर ढक्कन नहीं लगे रहते तो उनकी CD घूमते घूमते बाहर आ जाया करती थी, आपने देखा हो तो, ठीक है। CD राइटर के द्वारा हम क्या कर सकते थे, इस उपकरण की सहायता से हम डाटा को CD से कंप्यूटर में डाल सकते थे, ठीक है। यानी जो जैसे CD में जैसे मूवी है कोई, ठीक है, तो उस मूवी को किसी चीज़ के द्वारा डाला गया होगा ना CD के अंदर, ठीक है। तो किसके द्वारा डाला जाता था, CD राइटर के द्वारा, ठीक है। और उस CD के अंदर जो मूवी डाली गई उसको हम देखेंगे किससे, CD प्लेयर से देखेंगे। कंप्यूटर से CD में भी डाल सकते हैं, ठीक है। CD राइटर में कंप्यूटर के द्वारा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इनमें 2 कैपेसिटी के लेज़र बीम होते हैं, ठीक है। तो CD से कंप्यूटर में और कंप्यूटर से CD में, ठीक है। हमारे पास में पहले कंप्यूटर था, ठीक है, तो ब्लैंक CD लेके आते थे एक, ठीक है। क्या करते थे, एक ब्लैंक CD लेके आते थे और कंप्यूटर में ऑनलाइन गूगल से गाने डाउनलोड किए और उनको डाउनलोड करके और CD में अपलोड कर दिया करते थे, ऐसे सिस्टम करते थे पहले, ठीक है। आजकल तो सारा मोबाइल में ही है, ठीक है। चलो, 2 कैपेसिटी के लेज़र बीम आते हैं, ठीक है। इनमें 5 मेगावाट, 25 मेगावाट। जब हम CD को केवल रीड कर रहे होते हैं तो 5 मेगावाट की बीम का उपयोग करते हैं। जब CD को राइट करते समय ज़्यादा मेगावाट की बिजली चाहिए इसमें होती है, ठीक है। एक होता है DVD रोम। अब DVD की बात आ गई, ठीक है। डिजिटल वीडियो डिस्प्लेस का उपयोग किया जाता था, इसमें हाई क्षमता का लेंस लगा रहता था जो विभिन्न प्रकार के DVD को रीड करने के काम में आता था। DVD की क्षमता किस में होती थी, GB में होती थी। 1 GB, 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB ऐसे DVD आया करती थी पहले, ठीक है। 1.5 GB की DVD आती थी, हाँ 1.5 GB की आती थी पहले, ठीक है। एक होता है DVD राइटर, ठीक है। तो DVD राइटर के द्वारा हम DVD को रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा, हाँ आपको एक बताता हूँ मैं, जैसे अपने CD प्लेयर होता है, DVD प्लेयर होता है, तो उसमें तो अपन क्या कर सकते हैं, केवल CD को या DVD को रीड ही कर सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में जो रहता था ना वो सिस्टम, CPU के अंदर आपने देखा होगा, वो बाहर बटन को दबाते ही बाहर आता था, फिर उस पर CD रखते थे, फिर वो अंदर चला जाता था बटन दबाते ही, ठीक है। तो वो होता था राइटर, ठीक है। कंप्यूटर के अंदर जो CPU में लगा रहता है वो होता है राइटर, ठीक है। तो उसके द्वारा हम CD में अगर कुछ भरा हुआ है, कुछ भी गाने या मूवी या कुछ भी फाइल वगैरह है, ठीक है, तो उसको हम मॉनिटर पे देख सकते थे। लेकिन अगर CD ब्लैंक है तो अपन उसमें कुछ भी भर भी सकते थे, ठीक है। तो वो केवल कंप्यूटर में होता है। नॉर्मली CD प्लेयर या DVD प्लेयर में केवल CD प्लेयर और DVD प्लेयर तो केवल रीड करने का ही काम करती है, ठीक है। चलो, इसमें DVD, इसके द्वारा जो DVD लोड होती है वो बीम के द्वारा होती है। इसमें 2 प्रकार के लेज़र बीम होते हैं। एक तो होता है लोअर बीम, इसके द्वारा हम DVD को केवल रीड कर सकते हैं, और एक होता है हाई लेज़र, इसके द्वारा DVD को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमने CD में देखा था, कम पावर वाला रीड कर सकता है 5 मेगावाट का, और ज़्यादा 25 मेगावाट वाला
सीडी को रीड उसको राइट कर सकता है, ठीक है। चलो एक होता है फ्लॉपी ड्राइव, इसकी क्षमता 144 है। आजकल ये सारी चीज़ें बंद हो गई है। 144 MB होती है इसकी मेमोरी। मैग्नेटिक डिस्क का उपयोग इसमें किया जाता था। तो ये दोनों साइड्स चुंबकीय होती है। इसके अंदर एक शटर होता है जो फ्लॉपी ड्राइव में डालने पर किनारे हो जाता है। यह शटर फ्लॉपी को धूल के कणों से बचाता है। इसमें एक हब एसेज होली होती है जो फ्लॉपी के ट्रैक और सेक्टर रीड करता है। इसके अतिरिक्त इसमें राइट प्रोटेक्ट स्विच होता है जो फ्लॉपी को लॉक कर देता है। फ्लॉपी ड्राइव में एक मैग्नेटिक हेड होता है जिसे हम रीड राइट हेड भी कहते हैं, ठीक है। चलो एक सामान्य बात है। अगली बात करते हैं हम। एक और फ्लॉपी ड्राइव दे रखी है आपके अगले पेज पर। 1/4 फ्लॉपी ड्राइव 360 KB की, बहुत छोटी है ये, ठीक है। कुछ आगे लिखा हुआ है जैसे 8 बाइट का 1 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट का 1 KB, ये सब आप लोगों को पता है। 1024 KB का 1 MB और 1024 MB का 1 GB हुआ करता था, ठीक है। और 1024 GB का 1 TB होता है, ठीक है। चलो आगे लिखा है चलो अब बात करते हैं हम जिप ड्राइव की, ठीक है। जिप ड्राइव ये सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट है, सबको पता है। इसकी जो क्षमता है वो 100 MB होती थी। इसका उपयोग बैंकों में सर्वाधिक होता है, जिप ड्राइव जो होती है, ठीक है। एक होती है पेन ड्राइव, इसकी आकृति पेन के जैसी होती है। 2 MB से लेकर 8 GB तक इसकी डाटा संग्रहण करने की क्षमता होती है, ठीक है। बाजार में उपलब्ध है। CPU को USB पोर्ट में आता था ना, नीचे CPU के नीचे होती थी एक जगह, वहाँ पर अपन जहाँ पर अपन उसको लगा देते थे पेन ड्राइव को, ठीक है। इसके द्वारा अपन डाटा को स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव में उपलब्ध डाटा को कंप्यूटर में डाल भी सकते हैं। एक होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। एक होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 2 GB से लेकर 2 MB से लेकर 80 GB तक होती है, ठीक है। तो प्रत्येक हार्ड डिस्क की क्षमता उसमें उपलब्ध मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें एक सॉफ्ट कॉपी होती है जिसमें सारी डिस्क इस प्रकार डाली हुई होती है जैसे माला में मोती डालते हैं, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं अपन सीरियल एसेज और कुछ डायरेक्ट एसेज के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है वो देख लेते हैं क्या है। ये एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा एक सीरियल में चलते हैं। अर्थात प्रथम डाटा पर अगर हम प्रथम डाटा पर मौजूद है तो 8वें डाटा तक हमें जाने के लिए 2, 4, 6 ये अंकों से गुजरकर फिर 8 नंबर पर पहुंचना होता है, ठीक है। इसके विपरीत यदि हमें अंतिम डाटा से प्रथम डाटा माना है तो हमें उल्टा क्रम में सभी डाटा से होकर गुजरना। जैसे अपन पहले क्या होता था, पहले वो आती थी कैसेट आती थी ना, तो 6 गाने एक साइड होते थे, 6 या 5, ठीक है। और दूसरी साइड इतने ही गाने होते थे, ठीक है। तो जैसे मान लो अपन 1 नंबर का गाना सुन रहे हैं, ठीक है, और 6 नंबर का गाना सुन रहा है, तो क्या कर देंगे, उसको एक साइड में बटन होता था उसमें, ठीक है, तो गाने को बहुत तेज़ स्पीड में निकालते थे अपन, ठीक है, तब जाकर वो 6 नंबर का गाना चलता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं, जैसे अब CD में क्या होता है, वो सिस्टम होता है, ठीक है। तो जैसे 1 नंबर का गाना चला रखा है, 10 नंबर का सुन रहा है तो 10 पे क्लिक कर दो, 10 नंबर का गाना चल जाएगा, ठीक है। तो सीरियल एसेज तो होती थी पुराने कैसेट की तरह होती थी। और जो डायरेक्ट एसेज जो होता है वो CD की तरह होता है, ठीक है। उदाहरण दे रखा है सीरियल एसेज का। मैग्नेटिक टेप या मैग्नेटिक रील होती है, ठीक है, वो अपने कैसेट के अंदर जो रील होती थी ना, उसी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ऑडियो कैसेट या वीडियो कैसेट में इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। डायरेक्ट एसेज, ठीक है। डायरेक्ट एसेज के अंदर डाटा एक डिस्क के अंदर सेक्टर और ट्रैक में मौजूद रहते हैं जिसे रीड राइट या लेजर आई के द्वारा पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत 5वां डाटा या 8वां डाटा हम सेलेक्ट करके किसी भी चीज़ को अपन किसी भी गाने को कभी भी चला सकते हैं। 50 नंबर का, 55 नंबर का, 45 नंबर का, 30 नंबर का, ठीक है। चलो एक होती है पिक्सल या रेजोल्यूशन, आप सबको पता है इसके बारे में। पिक्सल यह अफेक्ट कैथोड रॉय ट्यूब में मौजूद होता है। जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन फास्फोरित लेपित पर्दे पर टकराते हैं तब एक चमक उत्पन्न होती है। इस चमक को क्या कहते हैं, यानी एक कैथोड है,
ठीक है। एक कैथोड है, कैथोड के आगे एक पर्दा लगा हुआ रहता है, ये मोबाइल के अंदर होता है, कैमरे के अंदर होता है पिक्सल रेजोल्यूशन, ठीक है। तो उस पर्दे पर वो इलेक्ट्रॉन है वो टकराते हैं, जिससे एक चमक उत्पन्न होती है, उस चमक को अपन पिक्सल कहते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कितने मेगापिक्सल का कैमरा है तुम्हारा, ठीक है। तो मेगापिक्सल डिपेंड करती है, यह चमक मोनोक्रोम में, मोनोक्रोम तथा कलर मॉनिटर दोनों में होती है, अर्थात दोनों में पिक्सल होता है, ठीक है। एक होता है रेजोल्यूशन, कई पिक्सलों का समूह रेजोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा पिक्सल का, ठीक है, जितना ज़्यादा अच्छा पिक्सल होगा, ठीक है, 2 मेगापिक्सल, 4 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल के कैमरा आते हैं, ठीक है। तो उनकी जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब उनकी जो जूम करने की जो क्षमता है, ठीक है, उतनी अच्छी होती है, ठीक है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। अब हम कल करेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बात, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है आपके लिए, बाकी अपन बात कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।